यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो हम लोग पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर हमारा है, उसमें 10th यूनिट है हमारा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हमें पढ़ना होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कई सवाल अभी आने लगे हैं, ज्यादा आने लगे हैं, इसलिए क्योंकि 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, इस वजह से। तो हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्विक रिवीजन में हम इसको जानेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 1947 से लेकर के अब तक तो 3 बार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक बनी है, ये ध्यान रखेंगे। ये अच्छी बात है, बहुत ज्यादा नहीं बनी तो याद बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से याद हो जाएगा हमारा। सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक हमारी बनी है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, 1968 में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर एग्जाम में आ जाए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो 1968 में। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी के समय में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। अगर आपसे पूछते जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उस समय कौन सा आयोग बनाया गया था जिसकी सिफारिश पर आया, तो कोठारी आयोग बनाया गया था। वो एक बार और पीछे आगे रिपीट करेंगे हम, तो वो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, पहला 1968 आपका बना, तो दूसरा वाला 68 को पलट दीजिए, 68 को 86 कर दीजिए, 6 बाद में 8 पहले आ गया। दूसरी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। पहले आपको याद करना है 1968, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाएगी 1986 में। ये आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। राजीव गांधी जानते हैं, कंप्यूटर को लेकर के हिंदुस्तान में उन्होंने टेक्निकल नॉलेज बहुत काम करा, कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर के ज्ञान का, कंप्यूटर की पढ़ाई का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, इसमें उनका बहुत योगदान है। तो 1986 की जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो आपके रहे राजीव गांधी के टाइम पर, और इसी में कुछ बदलाव किया गया, यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही कुछ संशोधन किया गया 1992 में। तो संशोधन एक में ही हुआ है, तो ये भी याद रहेगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। संशोधन कब किया गया, 1992 में थोड़े संशोधन हुए। ये जो संशोधन 1992 में हुए, इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लेकिन अब तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, 2020 में। ये साल हम कभी नहीं भूल सकते, ये कोविड का साल था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2020 में ही कोरोना का काल आया ऐसा, जिसने बहुतों की जिंदगी छीन ली। और इसी समय पर अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आया गया, और ये डेट था 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। तो ये डेट भी हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई उसको कब मंजूरी दी गई, 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। अब देखते हैं पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थोड़ा सा और बैक जाते हैं एक बार। पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, जरा एक डेट बताएंगे आप लोग। अभी पढ़ा हम लोगों ने तो रिवीजन 1968 में। उसमें पूछ दिया जाता है कई बार कि कौन सा आयोग बना था, तो कोठारी आयोग बना था उससे 4 साल पहले, 1964-66 तक ये रहा। फिर इसने अपनी सिफारिश दी, यहाँ ये ड्राफ्ट है हमारा, और उसके बाद 1968 में शिक्षा नीति बन गई। इसका बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया, और साथ ही ये कहा गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, ये लक्ष्य प्रमुख इसमें रखा हुआ है। 2 चीजें इसमें इतना इंपॉर्टेंट अभी और नहीं पढ़ेंगे, चूंकि हौच पौच ना हो जाए कुछ। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक 1968 था, 68 को मैंने कहा उसको पलट देंगे, 86 कर देंगे, तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप आ जाएगी। अब जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा 1986 हाँ 1986 आ गई, बहुत सुंदर। इसमें क्या खास बात थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें चलाया गया। एक ये आ जाता है कई बार कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति,
तीसरी शिक्षा नीति किसमें चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, राजीव गांधी के टाइम पर। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इग्नू को, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को काफ़ी सपोर्ट किया गया। वैसे स्थापना तो इसकी 1 साल पहले ही हो गई थी, 1985 में ही हो गई थी, लेकिन चूंकि ठीक 1 साल बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो ऐसा माना जाता है कि इसमें सारे नियम इसके लागू हो गए। माना क्या जाता है, लागू हो ही गए। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इग्नू को काफ़ी संवर्धित किया गया, काफ़ी इसको सपोर्ट दिया गया। और वैसे भी इग्नू जो ऑपरेशनल हुआ, यानी जब काम काज शुरू हुआ, वो 1987 से हुआ। साथ ही ओपन यूनिवर्सिटीज को और बढ़ावा दिया गया। ओपन यूनिवर्सिटीज से संबंधित सवाल तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप इसको ऐड कर दीजिए। अब इसी में जो अभी बात हुई, बस एक बार रिवीजन करते जा रहे। 1992 में इसमें संशोधन किया गया। यहीं से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के जो बड़े कॉलेजेस थे, उनमें प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको, और राज्य स्तर के लिए भी SLEE स्टेट के लिए, ये परीक्षाओं की शुरुआत इसी में हुआ। 1992 में संशोधन किया गया दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। पहले भी एग्जाम होते थे, लेकिन राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर 1992 में शुरुआत हुई। अब आते हैं एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी न्यू वाला जो हमारा एकदम ताजा तरीन जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको कि मोदी सरकार लेकर आई है, ये बना कैसे, पहले इसकी प्रक्रिया हम समझ लेते हैं कि कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई 2017 में। देखिए 29 जुलाई 2020 नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी गई। और इसकी शुरुआत बनने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे है कि जून 2017 में इसरो हम लोग सब लोग जानते हैं। बताइए, इसरो के पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में उनको अध्यक्ष बना दिया गया। उनको कहा कि आप जो है, हमें बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत है जो शिक्षा नीति अब पुरानी हो गई पहले वाली, तो हमें नई शिक्षा नीति चाहिए ताकि हम पूरे दुनिया में जो है उनसे, बाकी के देशों से हम कंपटीशन कर पाएं और हमारा स्किल जो है वो डेवलप हो। तो इसके लिए कहा कि भाई इसरो के चीफ से बेहतर कौन होगा, तो के कस्तूरी रंगन, नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आपको एग्जाम में आ सकता है कि नई शिक्षा नीति जो गठित की गई, वो कौन सा आयोग बना था जिसमें ये किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी फोटो यहां लगाई देते हैं, लीजिए। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब जो समिति का गठन किया गया, के कस्तूरी रंगन, आप सोच सकते हैं वैज्ञानिक आदमी, बेहतर सोच, जो हिंदुस्तान को इतना आगे ले जाना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या करा, कहा नहीं ऐसे हम शिक्षा नीति नहीं बनाएंगे, इसमें पूरी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर से हम सबसे बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक गरीब बच्चा से लेकर के एक अमीर बच्चा सब शामिल होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया को अपनाया। परामर्श प्रक्रिया मतलब क्या, लोगों से बातचीत लेकर के सलाह लेना, परामर्श मतलब सलाह लेना। एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जिसमें कि पंचायत लेवल तक के आदमी को शामिल किया गया, सब प्रतिनिधियों को शामिल किया, सबसे पूछा गया आप बताएं क्या हो सकता है, आप बताएं क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की गई, एक एक ग्राम पंचायत से सुझाव लिए गए और सारे सुझावों पर विचार किया गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए 2000 कब बना, 2017 में। कब बना, जून 2017 में। नाम इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बन गई नई शिक्षा नीति के लिए। और इन्होंने पूरी मेहनत करने के बाद 2019 में एक ड्राफ्ट तैयार किया। 2019 में क्या करा, एक पूरा खाका तैयार किया और खाका को पेश कर दिया गवर्नमेंट के सामने
कि ये लीजिए, ये डाटा हमारा, ये ड्राफ्ट हमारा तैयार है, एक मसौदा हमारा तैयार है। ये 2019 में इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो खाका तैयार किया, मसौदा तैयार किया 2019 में, एक साल पहले। 17 में आयोग का गठन, 19 में ड्राफ्ट पेश कर दिया 2 साल के अंदर, और फिर 2020 में इसी ड्राफ्ट को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई। ये डेट याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्य प्राप्ति तो खैर ने कई जगहों पर लक्ष्य प्राप्ति अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बताया गया है 2030 में हमें लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कहा गया है 2030 में, जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है बीएड, बीएड का कोर्स जो है ये 4 साल का होगा। तो कहा गया है कि न्यूनतम जो अर्हता होगी, यानी एक टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना ही करना होगा, और ये 2030 से ये जो है पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अभी अचानक से तो लागू नहीं करेगा, जो व्यवस्था चल रही है अचानक से कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती है। तो 2030 से जो बीएड नहीं है वो टीचर नहीं बन सकते। टीचर बनने के लिए बीएड होना जरूरी। बीएड वाला भी हम आगे और बात करेंगे कि क्या इसमें बदलाव किया गया है। साथ ही इसमें जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको कहते हैं ना, कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे हम खर्च करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि नई शिक्षा नीति में कितना परसेंट खर्च करने की बात कही गई है जीडीपी का। तो 6% कहा गया है, हम 6% तक पैसा, जितना हमारा जीडीपी होगा उसका 6% हम शिक्षा में देंगे। बहुत बड़ी बात है 6% देना, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें भी 6% की बात हुई थी, हालांकि कभी पूरा नहीं हो पाया। 2% आता है, के बाद 2.5% ऐसे आता है। तो लेकिन इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 6% निवेश जो है वो शिक्षा में होगा जीडीपी का। तो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका यहां से आ गया। 2030 का और भी कई चीजें लक्ष्य है, वो हम आगे और बात कर लेंगे। पहले इसको फ्लो को देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति मतलब इसको एनईपी कहीं शब्द आए तो आप समझ जाना नई शिक्षा नीति की बात हो रही, एनईपी। अब इसमें आते हैं, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का गठन। अब शिक्षा मंत्रालय पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो अब जो है एमएचआरडी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। का नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, अब जो है शिक्षा मंत्रालय रहेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री रहेगा। तो आपके सामने नया मंत्रालय आ गया। नया मंत्रालय क्या आया, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके सामने आ गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया, या शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम पहले था, या शिक्षा मंत्रालय नाम से जो केंद्र में जो ये मंत्रालय बना किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बना। इस तरह से घुमा करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच गए, शिक्षा मंत्रालय हमने बना दिया। अब यहाँ एक चीज और जो किया गया, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। एमफिल जो हम लोग करते थे, एमए किया, एमए के बाद एमफिल करते थे, अब एमफिल खत्म। न्यू जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एमफिल नाम की कोई चीज नहीं है। अब एमफिल से आपको मिल गई छुट्टी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप मास्टर के बाद अब आप डायरेक्ट पीएचडी करेंगे, एमफिल की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे आ सकता है कि एमफिल को खत्म कर दिया गया या एमफिल का कुछ चेंज कर दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एमफिल को पूरी तरह बंद कर दिया गया इस प्रोग्राम। हाँ, पहले जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उनका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उनको नहीं बीच से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं भैया तुम भागो, क्यों एमफिल कर रहे हो, अब तो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। नया एमफिल का एडमिशन न्यू शिक्षा नीति के तहत अब नहीं होगा। एक इससे संबंधित सवाल नेक्स्ट वाला लाइन जो है पूछा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है भी। क्या है कि मेडिकल और लॉ, मेडिकल मतलब आपका जो डॉक्टर्स वाला पढ़ाई है, और लॉ वाला जो वकील वगैरह बनते हैं, इनको इससे न्यू एजुकेशन से अलग रखा गया है, उसके अंतर्गत ये नहीं है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनको शामिल नहीं किया गया, इनके लिए अलग से जो अभी व्यवस्था चली आ रही वही व्यवस्था चलेगी। किसके लिए, डॉक्टर्स यानी मेडिकल के लिए और लॉ के लिए। ये दोनों ध्यान रखिए, मेडिकल और लॉ, ये एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। तभी मनीमन 4 से 5 बार रिपीट कर लीजिए,
मेडिकल और लॉ से संबंधित जो परीक्षा है या जो पढ़ाई है उसको इससे अलग रखा गया है। अब कहा गया है कि मेडिकल और लॉ को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय बनेगा जिसका नाम होगा HECI। पूरा एक इसको एक निकाय के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इसमें एक लाइन और यहां जोड़ देता हूं कि देखिए यूजीसी, NCTE, AICTE, इन तीनों को बंद कर दिया जाएगा। अभी हम लोग कहते हैं यूजीसी नेट का पेपर, उसी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इनको बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको बंद कर दिया जाएगा। अब ये बंद, ये सब नहीं रहेगा। अब आपने कहा कि लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो लॉन्ग फॉर्म बताते हैं, देखिए जानना जरूरी है। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये संस्था आपके सामने आएगी तो यहाँ इससे संबंधित भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब जो ये है कि यूजीसी को बंद कर दिया जाएगा, तो हम लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, तो क्या पता इसमें पूछ दिया जाए यूजीसी, NCTE, AICTE इनको बंद कर दिया जाएगा। यूजीसी का तो हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको भी देख लेते हैं। ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि जो टीचर्स को एजुकेशन देने वाला काम था इनके जिम्मे था। उसके बाद AICTE, इसका काम था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये टेक्निकल एजुकेशन, ये सब मिला करके अब एक ही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बंद, तो एक रह जाएगा। अब जो एक रह जाएगा उसमें भी 4 विभाग बांटे गए हैं, 4 संस्थान बनेंगे उसमें भी। जो पहला जी। सेक्शन इसका होगा, उसका काम क्या होगा? सिलेबस तैयार करना। सिलेबस तैयार करना उसका काम होगा। सिलेबस प्रिपरेशन। हाँ, सिलेबस प्रिपरेशन इसका काम होगा। दूसरा जो डिपार्टमेंट, मतलब किस बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, किस क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए, सारा सिलेबस का जिम्मा एक डिपार्टमेंट को दे दिया गया। दूसरा जो होगा वो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज आप कह लो, स्कूलों की निगरानी करेगा। कितने टीचर हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, बिल्डिंग ठीक से बनी है कि नहीं, कितने कंप्यूटर की जरूरत है, ये दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा। तीसरे वाले को जिम्मेदारी क्या दे दी गई कि आप देखो वित्त वाला काम, यानी कि टीचर्स की सैलरी, ये वाला काम आप देखोगे। स्टूडेंट्स को भत्ता देना है, यानी कि स्कॉलरशिप देना है, ये काम आप देखोगे। और चौथा जो डिपार्टमेंट इसी का होगा, उसको रिजल्ट निकालने की, रिजल्ट वगैरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये रिजल्ट निकालने की व्यवस्था करेंगे ये। तो इस तरह से 4 भाग में इसको बांट दिया गया। इसके बाद अब जो आता है, जिन्होंने प्रणाली बनाई है, शिक्षा प्रणाली जो शुरुआत का है, जो अब तक 10+2 होता था, 10+2 को हटा करके अब ये बन गया है 5+3+3+4। सब कुछ वही है, पढ़ना वही, 10th भी पढ़ना, 11th भी पढ़ना, 12th भी पढ़ना है। लेकिन पहले 1 से 10वीं तक पढ़ते थे, सब उसको सब सेक्शन नहीं बांटा हुआ था, और 10वीं के बाद 10+2 हम लोग उसको कहते थे। अब 10+2 ना कह करके हम इसको बोलेंगे 5+3+3+4। अब इससे संबंधित चूंकि ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो न्यू शिक्षा नीति है उसके ड्राफ्ट में भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसको समझना हमें जरूरी है। इसमें 3 साल का बच्चा 5 साल के लिए फाउंडेशन में आ जाएगा इसमें। अब वो कैसे आएगा, अभी उसको पूरा देखेंगे। जो 3 साल का बच्चा मेरा हुआ, अब उसको हमने स्कूल में भेज दिया, अब वो फाउंडेशन में रहेगा अगले 5 साल तक। अब वो कैसे, उसका पूरा खाका मैंने नीचे दिया हुआ है। 5 साल के बाद जो उसके बाद वो जाएगा
अगले स्टेज में वो प्रिपरेटरी स्टेज होगा। तो उसके बाद वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा, तो यहाँ 5 साल में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा वो यहाँ तक पास कर लेगा। इसका नाम भी दिया गया है कि गांव में अगर है तो आंगनवाड़ी, या इसको प्री स्कूल या बाल बाटिका, ये 3 नाम ध्यान रखें, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल बाटिका, इसमें से कोई भी नाम आ सकता है फाउंडेशन लेवल पर। और प्राइमरी 2 पार्ट में, इसको भी फाउंडेशन को भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, तो उसमें 3 साल प्लस 2 साल, इसमें फाउंडेशन लेवल को यहाँ कर देते हैं 3+2, इसको भी बांटा हुआ है 3+2। इसमें 3 साल तक बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ जो है खेलेगा कूदेगा खूब मस्ती करेगा, वो आगे है। फिर वो प्रिपरेटरी में आएगा जब 8 साल से 11 साल तक, यहाँ तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा, तीसरी चौथी और 5वीं कक्षा तक, तीसरी चौथी 5वीं कक्षा, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, या 8वीं तक ही रहेगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपका सेकेंडरी कहलाएगा। पहले सीनियर सेकेंडरी होता था, अब ये सेकेंडरी कहलाएगा। इसको अब अच्छे से समझते हैं। क्या है, अभी 6 साल से पढ़ाई शुरू होती है। मतलब अभी क्या था, पहली कक्षा में सरकारी स्कूल में कोई बच्चा है, गांव में पढ़ता है, उसको नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराए, तो वो 6 साल का जब होगा तब उसकी पढ़ाई शुरू होगी। अब उसमें क्या होता था, जबरदस्ती से उसको माँ बाप, जो 6 साल का, 6 साल तक वो घर में रहते रहते बढ़िया से खेल कूद के इंजॉयमेंट वाला उसका लाइफ है, दादा दादी नाना नानी के पास। अचानक से आपने कहा चलो पहली क्लास में, अब काखा गागा ABCD वो पढ़ना शुरू किया। अब वहां उसको लगने लगा डर। तो अब डर लगने लगा तो उसको तो स्कूल अब जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं, तो ये अब नहीं होगा। क्या करना है कि अब 3 साल से ही स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 3 साल में जब वो जाएगा तो जो गेम वो आपके घर पे बैठकर खेलता था, अब वो गेम अब स्कूल में बैठकर खेलेगा। तो ये देखिए, पहला 5+3+3+4 में जो पहला स्टेप है उसको इस तरह समझते हैं। फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल का कई बार एक चीज रिपीट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के रिपीट हो रही है कि आपको समझ में आ जाए। पहला फाउंडेशन स्टेज जो 5 इयर्स वाला है, उसमें क्या होगा, 2 स्टेज है, 3 साल और 2 साल का। 3 साल वाला स्टेज जो होगा उसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ खेलेगा, उसको कोई काम ही नहीं दिया जाएगा, कोई परीक्षा का कोई टेंशन ही नहीं है। खेलो, जो खेलना है यही खेलो, फुटबॉल खेलना है, गेम खेलना है, जो खेलना, देखिए सब बना रखा है हमने। खूब खाओ बढ़िया पौष्टिक भोजन, आंगनवाड़ी में तो खाना भी पौष्टिक देगा। जो नहीं है, जिनके लिए दिक्कत है, वो वहां पर जाएंगे, उनको अच्छा खाना भी सरकार की तरफ से मिल जाएगा, फुटबॉल भी मिल जाएगा, और जो है क्रिकेट भी खेलेगा, और कोई गांव का गेम है तो वो सब भी खेलेगा, खूब बचवा खूब खेलेगा। और उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थोड़ा थोड़ा उसको जो है नॉलेज देना शुरू करेगा। चलो अब कट थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा पेंटिंग सेंटिंग कर लो। तो पहली और दूसरी क्लास यहाँ प्राइमरी में, यानी कि 5 वाले में दूसरी क्लास तक वो हो रहा है। तो 5 वाले में देखिए चलो खेलने चलते हैं, तो वो जाके फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे, फुटबॉल उछल भी रहा है, और वहाँ फुटबॉल क्रिकेट खेलेगा। और उसके बाद मन होगा पानी भी, यहाँ ड्रेस का कोई झंझट रहेगा नहीं, जिस ड्रेस में मर्जी उस ड्रेस में जाओ, खेलते खेलते हो जाएगा 6 साल का। और 6 साल का हुआ तो उसको प्राइमरी विंग, यानी कि उसी में उसको पहली क्लास में उसका एडमिशन, और देखिए हाफ पैंट में बच्चा है और ये जा सकता है। और उसके बाद बच्चा प्राइमरी आया तो पहली क्लास में जाएगा, यानी छठे साल का 6 साल का बच्चा हो गया। अब वो आपका बच्चा पहली क्लास में पहुंच जाएगा। पहली, ये भी अभी फाउंडेशन ही चल रहा है, फाउंडेशन में ही है ये भी। उसके बाद होगा, अब उसको डर नहीं लगेगा, पहली क्लास में गया अब उसको डर, पहले जो आपको जबरदस्ती भेजना पड़ता था, तो अब सर वो फाउंडेशन में, सर आपने फाउंडेशन में तो यही बताया था ना कि प्लेइंग में होगा, अभी वो उसकी एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। फाउंडेशन में देखिए 3 साल और 2 साल बांट दिया ना, 3 साल तक कोई पढ़ाई नहीं होगी। फाउंडेशन में 2 पार्ट हो गया, जी जी 3 साल प्लस 2 साल, 3 साल तक कोई क्लास में नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 6 साल का हो गया वैसे पहली कक्षा में, ये भी फाउंडेशन का ही स्टेज है, ये प्राइमरी इसको कहा गया है। अभी फाउंडेशन में ही है बच्चा, लेकिन पहली क्लास में अब आया, 3 साल जब खूब खेल कूद के थक गया, खूब मजा आ गया उसको, तो धीरे से कहा कि लो ना थोड़ा सा लिख लो। तो कहा हाँ लिख लेंगे खेल खेल में, तो उसको पहली क्लास में पहुंचा दिया। पहली क्लास, अब उसको डर नहीं लगेगा, एग्जाम देना है नहीं तो पास तो सब के सब होगा। फिर उसको दूसरी क्लास में पहुंच गया, और यहाँ जो अब उसका सिलेबस होगा, यहाँ सिलेबस बिल्कुल अलग तरीके का होगा।
यहाँ सिलेबस, इनका सिलेबस अलग से तैयार किया जाएगा और सिलेबस बिल्कुल अलग तरीके का सिलेबस यहाँ इनका होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहली दूसरी क्लास यहाँ हो गया। अब देखिए इसके बारे में अभी जब पूरी तरीके से खाका बन जाएगा तो सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा, वो भी सामने आ जाएगा। अभी ये पूरा आया नहीं है। अब 5 साल का हमारा हो गया, दूसरी कक्षा हमारा बेटा पास कर गया, बेटियां पास कर गई। अब वो आ रही है आगे 3 वाले में, 5+3 में। अब 5+3 में जब आ रहा है या आ रही है तो इसका नाम दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि अब प्रिपरेशन वो थोड़ा सा उसका बढ़ेगा। अब इसमें क्या है, अब बच्चा हमारा 8 साल का यहाँ आकर के, बच्चा या बच्ची हमारा 8 साल में पहुंच गया हुआ है। अब यहाँ कौन कौन से क्लास उसको मिलेगा, तो वो सेकंड क्लास तक तो कर ही लिया हुआ है, तो 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये रहेगा 5+3 वाले में। 3rd, 4th और 5th क्लास तक यहाँ बच्चा आराम से रहेगा। अब यहाँ क्या अलग किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारा है, आपसे पूछा जा सकता है 5+3+3+4, तो पहला 3 वाला जो है उस स्टेज का नाम क्या है, तो प्रिपरेटरी स्टेज नाम है। या उसमें पूछा जा सकता है उसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 3rd, 4th और 5th के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद है कि यानी कि 5वीं क्लास तक बच्चा जो है क्या होगा, आपको उसको मातृभाषा में पढ़ाना, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि साइंटिफिकली इस समय बच्चे को सीखने की, अपनी भाषा में सीखने की ललक ज्यादा होती है। उसको नया, एक तो नई चीज वो सीख रहा है और नई भाषा में सीखे, जैसे मान लो हिंदी बोलने वाला बच्चा है, अंग्रेजी में सिखा रहे हैं उसको, तो उसको 2 लोड पड़ गया, एक तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा और इंग्लिश में फिर उसको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो वो उसके लिए भारी पड़ जाएगा। तो कहा गया कि मातृभाषा में ही उसकी पढ़ाई हो, इस पर जोर दिया जाए। लेकिन ये कहा गया कि स्कूल में इसको कोई अनिवार्य नहीं किया, इस पर कोई जोर नहीं दिया गया कि नहीं अब दिल्ली में है, एक ही स्कूल में तमिल का भी बच्चा है, हो सकता है मद्रास का भी पढ़ रहा हो, तो कहाँ इतने टीचर रखेंगे, एक ही क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश ऐसा हो जहां व्यवस्था हो उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक नई चीज यहाँ जोड़ी गई है। अब देखिए 5+3+3 में आते हैं। 5+3 का हो गया, अब +3 वाले, यहाँ आपका बच्चा जो है 11 साल का हो गया है और यहाँ 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, इसको मिडिल स्कूल बोला गया है। ये मिडिल स्कूल स्टेज में आपका बच्चा पहुंच गया। जब आपका मिडिल स्कूल स्टेज में बच्चा पहुंचा, 6ठी क्लास में पहुंचा, तो यहाँ 6ठी क्लास में बड़ा चेंजेस किया गया है। लोड बिल्कुल नहीं है, बच्चों को कह रहा है अपने से सीखो, याद नहीं करना, रटने वाली प्रवृत्ति कम करनी है। कि जैसे कि मान लीजिए कि अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब किया था, अब बच्चा रटे जा रहा है कि 1920 बोले कि 22 बोले कि 17 बोले कि 18 बोले, वही भूल गए तो दिक्कत है। अब यहाँ का इस तरह से उसकी सोच डेवलप की जाएगी कि सपोज कीजिए महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता, तब कैसे आजादी मिलती, तब कौन सा आंदोलन होता, या दूसरे कोई नेता होते उन्होंने ये नहीं किया, तो मतलब आपकी सोच को डेवलप किया जाएगा। 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक यहाँ रहेगा, 6th, 7th और 8th। अब नया क्या होगा यहाँ पर, नया ये होगा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होगी। अब बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग में कई चीजें आ सकती है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी एक दिया गया है कि 6ठी क्लास से, जिसमें सपोज कीजिए कि बढ़ई का काम है, माली का काम है, फूल पौधों को कैसे देखभाल करनी है, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, या और भी 50 तरीके के काम है, कोई कंप्यूटर है, कोई गेम है, कुछ है, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग उसको यहीं से शुरू होगी। और सिर्फ ट्रेनिंग ये कहने की नहीं होगी, इसमें क्या चेंज किया गया है, कहा है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी स्थानीय विशेषज्ञों से। मान लीजिए कि आपको कुम्हार का काम करना है, कुम्हार मतलब बर्तन बनाने का, तो आसपास जो कुम्हार हैं उनके पास जाकर के आपको वहां सीखना पड़ेगा। कितने दिन, 10 दिन के लिए सीखना पड़ेगा। कहा गया है 10 डेज के लिए क्या होगा, एक तरह से इंटर्नशिप होगी आपकी। हम लोग अभी इंटर्नशिप करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप में जाते हैं, तो 6th क्लास में इंटर्नशिप आपकी होगी। वो 10 दिन का जो स्टेज होता है ना, वो 10 दिन के स्टेज को कहा गया, मैंने लिखा नहीं है, 10 दिन का ऐसा स्टेज होगा जिसको कहा गया है बैग फ्री स्कूल। ये उस मसौदा में लिखा हुआ है, बैग फ्री
स्कूल। अब ऐसा स्कूल का दिन होगा जिसमें बैग ले जाने की झंझट नहीं है। तो एक तरह से ये वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, हिंदुस्तान है, गरीबी है, हर तरह की चीजें हैं, कि बहुत बच्चा ये सोचता है कि इतना पढ़ाई करके मान लो किसी कारण से छूट जाए तो उसका इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा, और इंटरेस्ट ना भी जगे तो बच्चे को पता चलेगा कि कैसे हमारे हिंदुस्तान में बाकी लोग काम करते हैं। तो यहाँ वोकेशनल से एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है, वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग किस क्लास से दी जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत? तो क्लास 6 से दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके काफी बाद कुछ सीखने को मिल रहा है सर अभी। अच्छा 5+3+3+4, अब 4 वाला है, अब यहाँ आया। अब इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। अब ये सेकेंडरी में हमारा बच्चा चला गया। अब सेकेंडरी में जब बच्चा गया तो 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, यानी कि अब बच्चा आपका 14 साल का हो गया। अब 18 साल तक यानी 4 साल तक यहाँ उसको रहना है। अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, इसमें 2 फेज हो गए आपके, 10वीं वाला, 9th 10th वाला, 11th 12th वाला। देखिए पहले भी होता था, 10वीं का बोर्ड हुआ, फिर 12th का बोर्ड हुआ, अब भी होगा 10वीं का बोर्ड और 12th का बोर्ड, लेकिन चीजें वही है, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज किया गया, थोड़ा माइंड को खोला गया, ऐसा टेक्निकल चेंज किया गया कि बच्चे को इंटरेस्ट जगे। पहले भी वही प्राइमरी तक होता ही था, प्राइमरी क्लास हम करते उसी एज में उसी क्लास में जाते थे, अब भी उसी एज में उसी क्लास में जाएंगे, लेकिन तीसरे साल से ही अब शुरू कर दिया 3 साल। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब जो हम सेकेंडरी स्टेज में आए हुए हैं, यहाँ क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेज आपका है 9th और 10th का, यहाँ आप पढ़ाई करेंगे, और 10th का बोर्ड देने की झंझट जो आपको पहले थी कि सीधे 10वीं में देंगे, उसके लिए हम ट्यूशन पढ़ लेंगे, एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। 10th का बोर्ड जो आपका होगा उसमें आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज। 6 महीने में एक सेमेस्टर, आधा एग्जाम हो गया, फिर 6 महीने बाद फिर आधा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, यानी कि 10th में बोर्ड के 2 एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको बच्चे को पढ़ना, पहले बच्चा सोचता था चलो कोई नहीं 10th में है तो लास्ट के एग्जाम फरवरी मार्च में होना है, कोई बात नहीं, हम जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। अब वो बच्चा पहले 6 महीने में एग्जाम देगा, और अगर उसका मार्क्स कम है तो उसके पास मौका रहेगा कि अगले 6th मंथ में वो अपने आप को सुधार करके फिर से एग्जाम दे, और फिर उसका रिजल्ट वो ठीक करे। ऐसे ही 12वीं के बोर्ड में भी ऐसे ही किया गया है कि 6-6 महीने पर पेपर आपका होगा, और आपको खुद को सुधारने का मौका मिलेगा। ये नई चीज की गई है। अब जो 12th में जो होता था ना, 10th बोर्ड के बाद हम लोग क्या करते थे कि 10वीं की परीक्षा हमने दी, अब कौन क्या लेगा इसको लेकर के माँ बाप परेशान, हम लोग भी बहुत परेशान रहे, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। अब इस झंझट को यहाँ जो है बड़ा ठीक कर दिया गया है, मतलब विषय चुनने की आजादी दे दी गई। अब क्या आइए आइए और क्या था, आईकम, आईएससी, हम लोग ये करते थे। अब ये झंझट ही खत्म कर दिया। अब झंझट क्या है, कोई आर्ट्स वाला है तो साइंस का भी कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। पहले क्या था, आर्ट्स लिया तो आप साइंस पढ़ नहीं सकते, कॉमर्स लिया तो आप मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। तो ये बड़ी झंझट थी। एक आप बंद गए, आपको ना एक पहले से ही आंख में अब पट्टी लगा दिया गया, ग्रीन पट्टी घोड़े को लगा हुआ, उसी में चलो। लेकिन कहा गया नहीं, आंखें खोलो, कोई पट्टी नहीं लगेगी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये झंझट खत्म। जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो, इच्छा हो, एक पूल बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, आपको दिया जाएगा हाँ इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको उसमें से आर्ट्स में से एक सब्जेक्ट रखना है रख लो, एक साइंस में से उठाकर रखना है रख लो, एक कॉमर्स में से रखना है रख लो, सारे आर्ट्स के रखने रख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में नहीं बांटा जाए, बुफे सिस्टम हो गया। थाली लेके जाइए, जो लेना है दाल भी ले लीजिए, चिकन खाना चिकन भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये आर्ट्स वाला भी साइंस का विषय पढ़ सकता है, साइंस वाला भी आर्ट्स का विषय। 10+2 वाला जो सिस्टम पहले था वो नई शिक्षा नीति में उसको इस तरह। अब है पेपर जो होगा 12th का भी पेपर, जैसे हम लोग अभी एग्जाम देने जाएंगे नेट जीआरएफ का, उसमें क्या होगा, एमसीक्यू हमारा सारा है। तो उसमें बच्चों के लिए एमसीक्यू का भी ऑप्शन रहेगा और सब्जेक्टिव, यानी दोनों मोड में होगा एग्जाम। तो उसका अपने आप उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड जब स्कूल में पढ़ रहा होगा बच्चा, उसका रिपोर्ट कार्ड बड़ा स्पेशल तरीके से तैयार होगा। रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होगा, 3 स्टेज में तैयार होगा। पहला स्टेज क्या होगा, छात्र खुद को नंबर देगा, खुद का मूल्यांकन करेगा।
कि उसने अपने आप को मूल्यांकन किया कि हमें इतना नंबर मिलना चाहिए, हम इस स्टेज पर रहे। दूसरा है उसके सहपाठी नंबर देंगे। अब देखिए, छात्र खुद को नंबर देगा तो खुद को तो ज्यादा नंबर दे सकता है, सहपाठी देगा तो उसको सब सहपाठियों से मिलकर रहना पड़ेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा। यहाँ क्या है, सामंजस्य बनाने के लिए किया गया है कि किसी से किसी की लड़ाई ना हो, उसके लिए बनाया गया है। सहपाठी भी नंबर देगा, हाँ इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। और तीसरे नंबर पर जो आप जो भी प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, आपकी क्लास में आपकी एक्टिविटी कैसी, कितना आप आते हो, तो उसमें शिक्षक की भूमिका होगी कि शिक्षक जो है आपका मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी, फिर ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इस पर चर्चा होगी कि देखिए रिपोर्ट कार्ड तैयार है, स्टूडेंट ने खुद को इतना नंबर दिया, उसके सहपाठी ने इतना दिया, और आपके बच्चे ने इतना इतना काम किया, तो टीचर की तरफ से ये मूल्यांकन है। अब देखिए कहाँ इसमें कमी है, कहाँ इसको सुधारा जा सकता है। एक तरह से मोरल वैल्यूज को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। अब है यहाँ तक, चूंकि क्विक रिवीजन हो रहा है, समय कम है, अब हम सीधे कॉलेज पहुंचते हैं। अब बच्चा जो है 10 मतलब 12th करके 10+2 आ जाता है मुंह में, क्योंकि अब तक 10+2 ही रहा है। अब बच्चा जो है कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज लेवल में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ एंट्री एग्जिट पॉलिसी को लाया गया है। एंट्री एग्जिट पॉलिसी ये है कि अब बच्चा चाहे तो बीच में भी छोड़ सकता है। अब बेहद खास है ये एंट्री एग्जिट पॉलिसी। अब ये एंट्री एग्जिट पॉलिसी क्या है, इसको समझ लेते हैं। एक तो स्नातक को 4 साल का कर दिया गया है। जो आप जाएंगे, अब कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया, स्नातक करना आपको, तो ये होगा 4 साल का। पहले कितना था, 3 साल का होता था। अब 4 साल में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। 4 साल का मतलब क्या है। सपोज कीजिए यहीं पर एंट्री और एग्जिट पॉलिसी का, मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, पहला साल हम पढ़ रहे हैं, और पहले साल में हमने एग्जाम दे दिया, हमने पास कर लिया, हमारा मन है कि अब हम कॉलेज छोड़ दें, हमें अब नहीं पढ़ना, कोई काम है, कोई पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई या कहीं नौकरी लग गई, तो आपको ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, यहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो आपको मिलेगा पेपर, वो उस पर लिखा होगा सर्टिफिकेट कोर्स का आपको मिलेगा। अभी कहते हैं ना हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स करना है, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो ये 1 साल में अगर कोई पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, पहला साल उसने करा और पहले साल में उसने पढ़ाई छोड़ दी, जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन था, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हाँ आपने 1 साल किया हुआ है। उसके बाद दूसरे साल में वो पहुंचेगा। सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो दूसरे साल में पहुंच गया। अब दूसरे साल में आकर के उसका मन है कि हमें दूसरे साल की पढ़ाई के बाद छोड़ देना है, इसको डिप्लोमा का मिल जाएगा। ये डिप्लोमाधारी है, अलग से डिप्लोमा नहीं करना है, यही डिप्लोमा आपको मिल गया। अभी तक क्या था, आपने साल भर पढ़ा, आपने छोड़ दिया, एक निश्चित समय के बाद अगर आप कॉलेज वापस नहीं आए तो आपको क्या था, 3 साल या 4 साल के बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। आप दोबारा से पहली क्लास से, यानी पहले साल से फिर उसको पूरा कीजिए। अभी डिप्लोमा मिल गया। तीसरे साल में क्या होगा, आपको बैचलर की डिग्री मिलेगा। यहाँ डिग्री मिलेगा बैचलर की। 3 साल आपका हो गया, अगर आपने 3 साल लगातार कंप्लीट कर लिया तो बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी। अब आपने यहाँ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, छोड़ दीजिए, जब आना हो फिर आइए। चौथे साल में क्या है, चौथा साल हमने कंप्लीट किया, यहाँ कौन सी डिग्री मिलेगी, यहाँ कहा गया है, यहाँ डिग्री मिलेगी कि रिसर्च, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, डिग्री विद रिसर्च, शोध के साथ बैचलर डिग्री, इसका ये तात्पर्य हुआ। शोध के साथ आपको बैचलर डिग्री चौथा साल भी कंप्लीट कर लिया तो मिलेगा। अब 4 साल करने का क्या फायदा है, तो फायदा ये है कि अब जो आप मास्टर करने वाले हैं, पीजी करने, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं, आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो आपको क्या होगा, सिर्फ 1 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 4 साल किया हुआ है तब, अगर आपने ये 4 साल वाला कोर्स किया है तो आपको अब 1 ही साल में पोस्ट ग्रेजुएट का आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए। लेकिन अगर आपने तीसरे साल में जाकर छोड़ा हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको
2 साल करना पड़ेगा। अगर तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ी है तो आपको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट ना हो। 2 साल आपको, ऐसा नहीं कि 3 में छोड़ दिया हमें भी जो एक ही साल में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपका अब आप मान लो पहला साल आपने छोड़ दिया, 5 साल बाद आप दोबारा से आए, 5 साल बाद आप दोबारा से चाहे तो सीधे दूसरे साल में आप डिप्लोमा वाले में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है, पहला साल आपने पढ़ा और एग्जाम दिया ही नहीं, तो एग्जाम दिया नहीं तो क्या होगा? क्या आप फिर से आ जाए? नहीं, आपको एग्जाम तो देना पड़ता। तो वहां पर आप जो है कोई समझौता नहीं किया जाएगा, एग्जाम देकर पास करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बैचलर डिग्री। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, अब आप चाहें तो देश में ही विदेश की जो है यूनिवर्सिटीज के ब्रांचेस खुलने वाले हैं। अब देश में ही विदेशी यूनिवर्सिटी अपना ब्रांच खोल सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो नियम कानून बनाया गया था उस नियम कानून के दायरे में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज थे वो नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इतने जो है कड़े कानून बनाए गए थे कि कोई नहीं खोलती थी। अब देश में विदेशी यूनिवर्सिटी आपको पढ़ना हार्वर्ड में, आपको पढ़ना ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड वाले ने यहीं पर दिल्ली में खोल दिया अपना एक ब्रांच, तो अब जो है आप वहां पढ़ने लग गए। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं कोई भी आकर के खोल देगा, कहा गया कि ग्लोबल लेवल पर टॉप 50 के रैंक वाले यूनिवर्सिटी को ही ब्रांच खोलने की इजाजत होगी। ये भी एक बड़ी बात है कि आप इसमें या तो 50 के रैंक तक दे दे एग्जाम में, या दे दे ग्लोबल लेवल पर जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी उन्हीं यूनिवर्सिटीज को हमारे यहाँ ब्रांच खोलने की इजाजत होगी। कॉलेज के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मार्क्स बहुत अच्छा नहीं तो मार्क्स बेसिस पर नहीं होगा, तो इसमें कहा गया है कॉलेजेस के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट का इंतजाम होगा। यानी कोई भी बच्चा भले ही उसने किसी कारण से उसको कम मार्क्स आए हो, लेकिन बाद में उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारक निकाय जो है वो स्थापित किया जाएगा, उसका नाम होगा परख। परख बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, छात्रों की प्रगति का जो है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में इससे सहायता प्रदान होगी। और इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा, ये कहा गया है। IIT NIT में अवर स्नातक तक जो IIT है NIT है उसमें आपके जो ओलंपियाड होते हैं जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी IIT NIT में आपके मार्क्स में काउंट किया जाएगा। उसके साथ ही कहा गया, अब बीएड वाला थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से। बीएड के लिए कहा गया है ये अब 4 साल का होगा। अब बीएड 4 साल का होगा और 2030 से शिक्षक के लिए न्यूनतम जो अर्हता होगी, अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, वो बीएड होगी। यानी कि आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो आप नहीं हो सकते। और एक चीज खास क्या कर दिया गया है, बीएड के दौरान स्कॉलरशिप दी जाएगी जो इंटेलिजेंट होंगे, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर उन्होंने 4 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो उनको स्थानीय पर मतलब जहां पर वो रहता है उसी जगह पर उसकी नौकरी का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है, ये नौकरी का प्रबंध भी हो रहा है, देखिए। और उसके साथ ही मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 3 साल का और आपका मन है कि हम बीएड करें, तो आपके लिए जरूरी नहीं है 4 साल करना, आप 2 साल में ही आपको बीएड कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएट करने, आप ग्रेजुएट हैं तो आप 2 साल में बीएड
कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 1 साल में बीएड कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताएगी। अब नई शिक्षा नीति के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक नज़र में देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आयोग का गठन किया गया था 2017 में। इसरो के पूर्व चीफ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 से पहले कितनी शिक्षा नीति आई? तो उससे पहले 2 और शिक्षा नीति आई, 1968 में और 1986 में। किस तारीख को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उच्चतर स्तर पर कौन सा कोर्स बंद कर दिया गया है? तो एमफिल का कोर्स बंद कर दिया गया है। किस किस शिक्षा क्षेत्र में एनईपी लागू नहीं होगा? तो मेडिकल और लॉ में ये लागू नहीं होगा। ग्रेजुएशन अब कितने साल का होगा? तो अब 4 साल का होगा। ग्रेजुएशन में पहले साल पूरा करने पर कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा? सर्टिफिकेट कोर्स का। ग्रेजुएशन में 2 साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र पर लिखा होगा डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा आप कर लेंगे। 3 साल पूरा करने पर लिखा होगा बैचलर डिग्री और 4 साल पूरा करने पर लिखा होगा शोध के साथ बैचलर, यानी बैचलर विद रिसर्च। उसके साथ ही 5+3+3+4 5+3+3+4 व्यवस्था में 4 को क्या नाम दिया गया है? तो सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है, जिसमें कि आपका 9th, 10th, 11th और 12th क्लास आता है। नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल कोर्स किस क्लास से शुरू करने का प्रावधान है? तो 6ठी क्लास से, यानी 6th से वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। 6th से ही ध्यान रखिएगा कोडिंग क्लासेस की भी व्यवस्था की जाए, यानी बच्चे कोडिंग भी सीख पाएंगे। यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई की जगह कौन सी संस्था काम करेगी? तो HECI संस्था काम करेगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नई शिक्षा नीति के तहत अब बीएड का प्रोग्राम कितने साल का हो गया है? तो नई शिक्षा नीति के तहत अब बीएड 4 साल का हो गया है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अब जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे ये सूची दे दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दिया हुआ है। अब इसमें कह रहे हैं ए और बी सूची को मिलान के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा दिया है शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की भारविहीन अधिगम। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 2020 ठीक है, 2020। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, उसका 1986 वाले का नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो 1986, ठीक है। यहाँ 2 तो आपको ये समझ में आ जाएगा, 1986 टू 2020 वाला है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 में बना था और राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो है भारविहीन अधिगम वाला 1993। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक परिषद निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगी? किसको छोड़? मेडिकल और मेडिकल और लॉ लॉ। तो विधिक विपिन हो गया चिकित्सीय और विधिक शिक्षा, ये 2 को छोड़ करके बाकी सब में होगी। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? बताइए। SSSA परख, IITI, NITI, NTA। अब इसमें दिया गया, चूंकि ये उतना डिटेल नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कि परख वाला हम लोगों ने पढ़ा कि परख आएगा, और IITI कहा गया है इसकी स्थापना होगी। एक चीज और कहा गया है, 2030 तक हर जिले तक जो है ऐसे कॉलेजेस या ऐसे संस्थान खोले जाएंगे जिसमें कि अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती हो, बहुविषयी पढ़ाई के हिसाब से हर स्टेट, हर जिले तक जो है बड़े संस्थान खोले जाएंगे, जिसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें ऑप्शन कूट में दिया गया है, तो सही कूट इसमें दिया गया है केवल 2, 3 और 5। 2 में हो गया परख, IITI, और 5वां हो गया NTA। ये ध्यान रखेंगे।